नमस्कार। आप देख रहे हैं बेबाक बहस। हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। देश के एक बड़े हिस्से में हर साल दिमागी बुखार या खास किस्म के जानलेवा वायरल फीवर से हजारों जानें जाती हैं, खासकर बच्चों की। और वो भी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में हजारों बच्चे इस बुखार की वजह से असमय काल के गाल में समा जाते हैं। देश में 1977 से इस बुखार का प्रकोप शुरू हुआ है और तब से अब तक 1 लाख से ज्यादा बच्चे इंसेफेलाइटिस से या जानलेवा वायरल से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर साल सैकड़ों बच्चे दिमागी बुखार की वजह से काल कलवित हो जाते हैं। इस बार बिहार में एक खास किस्म का एईएस यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का कहर टूटा है। इसे स्थानीय भाषा में चमकी बुखार कहा जाता है। ये अब तक 56 बच्चों की जान ले चुका है पिछले 11 दिनों के भीतर, और सैकड़ों बच्चे मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर आदि जिलों में के अस्पतालों में भर्ती हैं। आज इसी पर आधारित है हमारी बेबाक बहस। क्या वजह है, क्या निदान है, क्या उपचार है? बिहार में चमकी बुखार से पिछले 11 दिनों में, जैसा मैंने बताया, कि 56 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई है और उसका सबसे ज़्यादा असर मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में देखा जा रहा है। देखा जाए तो एक तरीके से उत्तर बिहार में इसका प्रकोप ज़्यादा है। मसलन वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत की खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। 26 बच्चों की मौत हो चुकी है। तेज सिरदर्द और बुखार आने पर बच्चों की तेजी से हालत बिगड़ती है और बच्चे की जान बचाना डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। ये मुजफ्फरपुर का श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जो कि बुखार से तपते बच्चों से पटा पड़ा है। तेज बुखार के साथ बच्चों को ऐंठन महसूस होती है, दांत भींच लेते हैं और तेजी से सुस्ती और फिर बेहोशी की हालत में पहुंच जाते हैं। माँ बाप बच्चों की हालत बिगड़ते देख अस्पतालों की ओर दौड़ रहे हैं। जो 1 जनवरी से जो मेरे यहाँ लिस्ट है वो 117 है। अगर 2 जून जैसे आपके ये में चलता है तो उसमें 14 माइनस होता है तो 103 अभी तक एडमिशन है, 2 जून से लेके अब तक कैजुअलिटी टोटल। और उसमें टोटल कैजुअलिटी जो मेरे अस्पताल में एडमिटेड है वो 36 है और 2 ब्रॉड डेड में आए थे। वो बच्चे आते आते एक्सपायर किए, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सका था। अगर उसको भी हम जोड़ते हैं तो 38 होता, नहीं तो 36 मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से चला। कहा जा रहा है कि लीची पैदा करने वाले क्षेत्र में इस चमकी बुखार का असर ज्यादा है, क्योंकि डॉक्टरों का मानना है क्योंकि इससे हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शरीर में शुगर की कमी हो जाती है, जिससे वो बेहोशी के शिकार हो जाते हैं। एसकेएमसी के डॉक्टर अस्पताल लाए जा रहे ऐसे बच्चों की लगातार बढ़ती तादाद से चिंतित हो रहे हैं माँ बाप। मेरे तो वैसे ठीक ठाक था, मेरा बाद देह हाथ टाइट होने लगा है जी, लेके चला है। कितने बजे सुबह में हुआ? 6 बजे करीब में, 6 बजे करीब में उसको देह हाथ काटा लगा। बुखार भी हुआ था? आपको बुखार नहीं लगा, बुखार लगा हुआ एकदम देह हाथ गर्म हो गया। कौन है आपका बेटा? एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक अप्रैल से जून के बीच चमकी बुखार का गंभीर प्रकोप होता है। कुपोषण के शिकार या फिर 6 साल से कम के बच्चे चमकी बुखार के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इस बुखार की कोई दवा नहीं, एंटीवायरल, स्टेरॉइड और बुखार रोकने वाली दवाओं से ही इलाज किया जाता है। लेकिन अब मुजफ्फरपुर के अलावा वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण में भी चमकी के बुखार फैलने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ये बहुत गंभीर मसला है जिससे हम पूरे पूर्वांचल को
और बिहार को ग्रस्त पिछले कई बरसों से देख रहे हैं। सन 2000 के बाद से तो मैंने पत्रकारिता में लगातार इस तरह सैकड़ों बच्चों की मौतों की खबरों को कवर किया है और अपने समाचार माध्यमों के द्वारा चलाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे प्रकरण में कि ये जो दिमागी बुखार है, इसको लेकर के सब जो मूल रूप से प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से दिमागी बुखार ज़्यादा असर डालता है, इंसेफेलाइटिस का असर ज़्यादा होता है। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी सुनील कौशिक जी। तो मैं सुनील जी से पहले जानना चाहूँगा, सुनील जी, आप जैसे इंसेफेलाइटिस के बारे में पिछले कई बरसों से पढ़ते आ रहे हैं और 1970 के दशक से मेरे ख्याल से ये बुखार देश में हावी होना शुरू हुआ है। तो सुनील भाई, आपको क्या लगता है, क्या इसकी वजह है? देखो अंशुमान भाई, बहुत दिन से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ये देखने को मिलता है और हम लोगों ने महसूस किया है कि जब इस तरीके की कोई बीमारी या कोई घटना होती है तभी हम लोग जागते हैं, उससे पहले हम लोग नहीं जागते। और जैसे ही घटना घटित होने का समय बीत जाएगा हम भी इस घटनाओं को भूल जाएंगे। तमाम ऐसी संभावनाएं हैं कि जिनको हम रोक सकते हैं समय रहते हुए। तमाम ऐसी टीम हम बना सकते हैं कि यदि ऐसी बीमारियां आती भी हैं और सामना होता है तो एक तरीके से मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए और उस पर किस तरीके से हम काबू पा सकते हैं। एक कमेटी का मैं मेंबर रहा केंद्र सरकार का, तो हम लोगों ने उस समय डिसाइड किया, देखा, वो लागू नहीं हो पाई। वो बहुत 6 महीने तक रिपोर्टिंग चलती रही कमेटी की सारी, और वो ठंडे बस्ते में डाल दी। उसमें एक कमेटी में ये तय हुआ कि जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं आसपास, जैसे स्टेट लेवल पे हम लोगों ने तय किया कि स्टेट लेवल के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं और जो भयानक बीमारियां उनके जो स्पेशलिस्ट हैं वो एक कोर कमेटी में बैठेंगे, बने रहेंगे। और इस तरीके की कोई घटना होती है तो वो चाहे प्राइवेट अस्पताल में है या सरकारी में, एक लिस्टिंग होती थी और वो तत्काल वहां उनकी पूरी टीम को भेजा जाता था संसाधनों के साथ। वो हम लोगों ने उसको रिपोर्ट प्रेषित की सरकार के लिए लागू कराने के लिए, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इस तरीके की करते हैं हम। जैसे बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तो केंद्र सरकार ने सेनाओं में इस तरीके की विंग बना रखी है कि हम तत्काल कूच करते हैं और उन संभावनाओं पे काबू पाते हैं। इसी तरीके से स्वास्थ्य संबंधित भी ऐसी तमाम कमेटियां बन सकती हैं, जैसे जिले लेवल पे ले लो, मंडल लेवल पे ले लो, स्टेट लेवल पे ले लो। कि जैसा नहीं है कि सरकार सारी सुविधाएं दे पाए या सारे चिकित्सकों, कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी हो सकते हैं वरिष्ठ चिकित्सक, या तो उनको हम एक मॉनिटरिंग कमेटी सीएमओ में या डीजी हेल्थ के अंडर उसको करें, और करने के बाद ऐसा कोई मामला आता है और उधर सीधी पूरी कमेटी टीम के साथ भेज दी जाए, तमाम एम्बुलेंस, तमाम दवाइयां, तो काबू पा सकते हैं। और आप इस बिहार वाली घटना में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सिर्फ जिले लेवल पे, मीडिया में आने के बावजूद भी जिले लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है। न तो आपने केंद्र सरकार से मांग की, न केंद्र सरकार ने कोई वहाँ टीम भेजी, न किसी बड़े अस्पताल के बहुत बड़े चिकित्सक वहाँ पहुँचे। केवल खाना पूरी चल रही है। जब तक बहुत बड़ी घटनाएं वहाँ विस्तार रूप से न ले लें या मीडिया में बहुत ज़्यादा खींचालेदन सरकार की न हो जाए, बहुत ज़्यादा सोशल दबाव न पड़े, तब तक सरकार नहीं जागती। दूसरी बात, आपने देखा होगा कई दशकों से ऐसा होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैंने अपने जीवन काल में नहीं सुना कि उन्होंने अपील अपने कार्यकर्ताओं से की हो कि जाकर के वहाँ कार्यकर्ता देखें, व्यवस्थाएं देखें कि क्या किस तरीके से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हेल्प। कुछ नहीं, केवल राजनीतिक विद्वेष का सरकार है, सरकार फेल हो गई है, सरकार के संसाधन फेल हो गए हैं, ये सब बाद की बातें होती हैं करने के लिए। लेकिन तत्काल समय पर यदि ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो राजनीतिक पार्टी चाहे वो विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो, उनका भी एक दायित्व बनता है। उनके भी जिले लेवल पे, नगर लेवल पे, वार्ड लेवल पे एक संगठन होता है और संगठन जाकर के व्यवस्था संभाल सकता है। लेकिन अब पूरी घटना में आप देख रहे हैं किसी संगठन की तरफ से कोई राजनीतिक, केवल सरकार के ऊपर ठीकना फोड़ना है। व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, इस पे सारी बातें हो। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुनील भाई, लेकिन इस बार मैं थोड़ा प्रोएक्टिव देख रहा हूँ। जो NDA 2 है, वो मोदी जी का जो दूसरा अवतार है, वो काफी प्रगतिशील है और काफी तेजी से काम कर रहा है। बिल्कुल सहमत है। जब असम में आया तूफान, सारे देशों ने तारीफ की ना, कि हमने समय रहते हुए सारी व्यवस्थाएं कर ली हमने। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा जी, जो हमारे पुराने वरिष्ठ सहयोगी रहे, वो मेरे साथ हैं, वो इसलिए भी कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सकों की एक टीम भेजी है हालात की जायजा लेने के लिए और मदद के लिए। और यही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, अश्विनी चौबे जी ने, उस पर रिपोर्ट भी मांगी है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है कि समय रहते चेतना जो जागी है, ये राजनीतिक चेतना से अलग है, ये मानवीय चेतना जो जागी है। तो महेश वर्मा जी, क्या आप कहते हैं
क्या आज आपकी तारीफ हो रही मंच से? ये हमारी तारीफ नहीं है, ये स्वाभाविक है आपके लिए? नहीं स्वाभाविक भी नहीं है साहब। इसमें अंशुमन भाई एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, सरकार और सिस्टम और व्यवस्था, कानून, पैसा, ये सब चीज़ें धरी रह जाती है इस मामले में। अगर उस तरह के एक्सपर्ट्स लोग ना हो इसमें, या वो डॉक्टर्स होते हैं या इस तरह के आपदा से निपटने की जो एक टीम होती है जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ होती है, उनको हम समय से अगर कोई सहायता नहीं कर पाएँ तो ये फेल्योर हमारी हो सकती है, जिसमें कि हमारी सरकार के खाते में कहिए, अकाउंट में कहिए, इस तरह की नेग्लिजेंस की गुंजाइश ना के बराबर है। ऐसा हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन कई जगह ऐसा हुआ कि नेग्लिजेंस हुआ, उसमें नेग्लिजेंस में बाद में पता चला कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फाइनेंशियल सपोर्ट के ना होने की वजह से नहीं हुई, या कुछ हमारे जो उच्चाधिकारी थे उनकी लापरवाही से नहीं हुई। तो हमने ऐसी चीज़ों से सबक सीखी है, और उसी का नतीजा है कि आज जब इस तरह की कोई भी विपदा और आपदा आती है तो हमारे लिए एक भारतीय की जान की कीमत है। हम उसको, जैसे एक टाइम हम कभी बचपन में सुना करते थे कि एक अमेरिकन को बचाने के लिए अमेरिका की सारी शक्ति लग जाती थी, आज कमोवेश एक भारतीय को बचाने के लिए भारत की सारी शक्ति लग जाती है। यानी सरकार नहीं, हम और आप भी लग जाते हैं, हमारी व्यवस्था लग जाती है, हमारा समाज लग जाता है, हमारे एनजीओ, हमारे और लोग जो हैं। आज देखिए वो बच्चा एक नाले में, उसमें बोरवेल में गिरा, वहाँ जो है मिलिट्री वालों का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, मिलिट्री को अलर्ट करता है, और मिलिट्री वाले आते हैं और रेस्क्यू करके जो बचा सकते हैं वो बचाते हैं। कई बार अनफॉर्चुनेटली उसमें कई बच्चे मर भी जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, महेश भाई, मैं जो आपकी प्रशंसा और सराहना कर रहा था वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते कर रहा था, लेकिन आप बिहार सरकार के में भी आप पार्टनर हैं, आप गठबंधन सरकार के हैं। जी बिल्कुल। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 11 दिन में 56 बच्चों की मौत हुई, कौन होगा इसका जिम्मेदार? क्या आपका आप बता सकते हैं कि आपकी गठबंधन सरकार ने इसको जिम्मेदारी से क्यों नहीं लिया? कई जगह गैस सिलेंडरों की कमी थी, कई जगह इलाज की कमी थी, बच्चे जमीन पे पड़े हुए हैं, क्या बुरी अस्पताल पटे पड़े हैं। मुजफ्फरनगर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, और दूसरा एक निजी अस्पताल है केजरीवाल अस्पताल, जिसके केजरीवाल शब्द मुझे नहीं लेना चाहिए था आपके सामने। लेकिन ये बताइए, 11 दिन में 56 बच्चों की मौत हो जाती, क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जो विकास का सबसे ज्यादा ढोंग करती थी आपकी? देखिए जो आप अंशुमन जी, देखिए महेश जी, नहीं, आपकी आलोचना से मैं कहीं, सुनिए, मैं कहीं आपकी, और आप ही के अश्विनी चौबे उसी बिहार से हैं। सुनिए साहब, हम सब लोग बिहार, हम तो ये कह रहे हैं कि हम सब लोग उस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं जहाँ मौत है। उस मौत का कोई भी, अगर देखिए मौत कोई भी होती है, उसका कारण अगर ढूंढिएगा तो कहीं ना कहीं स्वयं में अपने आप को आप पाइएगा कि हम भी अगर कहीं कुछ कर दिए होते तो हमारा भी कहीं ना कहीं कुछ तो अफसोस तो आदमी को नहीं रहता ना कि हमने कुछ नहीं किया। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मौत होती है, मौत से बड़ा पनिशमेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है, मौत से बड़ा त्रासदी कुछ नहीं है, मौत से बड़ा तकलीफ कुछ नहीं है, अवसाद कुछ नहीं है। व्यक्ति की एक प्रकाष्ठा होती है जो मौत को लोग मोक्ष भी कहते हैं, लेकिन उसकी मतलब उसको परिभाषित करना अलग तरह से है। लेकिन यहाँ जो बच्चों की मौत हो रही है ये द्रवित करने वाली है, ये चिंतनीय है। और इसमें एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि ये जिन लोगों की भी कमी है उसमें निश्चित रूप से हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो सरकारी व्यवस्था है, अगर सरकार को अगर मान लीजिए कि इस तरह की महामारी है, इस तरह की कोई चीज़ है, तो उसकी व्यवस्था जो है सरकारी स्तर पे अगर पता चलते के साथ उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाता है तो 11 दिन में ये 56 मौत का जो ये मतलब एक भयावह स्थिति बनी वहाँ पर, वो कम से कम नहीं बन पाती। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि कहीं ना कहीं कर्तव्यहीनता साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठता है कि इससे हमें सबक क्या लेना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। हमारी पार्टी वहाँ ज़रूर, हमने आपसे कब कहा कि हमारी पार्टी वहाँ नहीं है, हम सरकार में नहीं हैं, और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस तरह की घटना से सबक लेकर और जो बेस्ट हो सकता है अब उसके बारे में हम बात करें। जो जिन लोगों ने इसका सही मनाम लगाने का तरीका है कि जो और बच्चे बीमार हैं उनको बचाया जाए, उनके प्रति हमारा नज़रिया ऐसा हो कि हम जो कर सकते हैं
हम वो कृत संकल्पित होकर करें ताकि इस तरह की फिर दुखद स्थिति का सामना किसी को भी न करना काफी हद तक संवेदनशीलता तो रही और ये अच्छा लगा कि केंद्र सरकार ने तुरंत पहल की इसको लेकर के, और उसी तरह बड़ी संवेदनशीलता के साथ अंशुमान जी तुरंत नहीं किया है, तुरंत नहीं कि 9वें दिन जा करके 9वें दिन जाकर, ऐसा नहीं आप तत्काल की गई हो जी। तो या तत्काल बहरहाल सरकार 9 दिन में संवेदन हो, तत्काल एक सरकार नवरात्र के संवेदन- बाद जाग जाए अगर सरकार, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। जो 5 साल नहीं चेती वो अब चेतने लगी है। आपको सुन के एक बात की हैरानी होगी अंशुमन भाई, बिहार में एक बुखार होता है जो कि किसी और राज्य में नहीं होता है। हमारे यहाँ कई बीमारी क्लाइमेट बेस्ड है, वहाँ एक बुखार होता है कालाजार बुखार। उसकी एक वैक्सीन जो है कभी एम्स ने, ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आज से कम 40 साल पहले, 50 साल पहले उसको इन्वेंट किया। और वो जो है दवा का ये गुण है कि वो 10 साल या 15 साल के बाद निष्प्रभावी हो जाता है। ये मोदी जी की सरकार थी कि पहली बार ये इनिशिएटिव लिया गया। आप ये समझिए कि वो 2001 में निष्प्रभावी हो गया था वो दवाई, जिसका कोई असर जो है वहाँ कालाजार जो है बच्चों से लेके बूढ़ों तक का होता है, और उसमें कोई दवा, वही एक दवा थी जो उस पर प्रभावी होती थी। उस दवा को आज की डेट में 2014 के बाद हमने उस पर काम करना शुरू किया। और मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारे साइंटिस्ट कह लीजिए, हमारे डॉक्टर्स कह लीजिए, हमारे जो लोग थे उन्होंने इस मामले में कामयाबी पाई है कि कालाजार का अब इलाज संभव है। चलिए, मैं महेश भाई आपसे यही पूछना चाहूँगा, ये जो वजह है जो मैं मुजफ्फरपुर और आसपास समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण तक ये जो इस तरीके का ये चमकी बुखार जो फैल रहा है, क्या आपकी नज़र में क्या है? आप तो चूँकि बिहार से ही संबंधित हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसको लेके आप कुछ अपडेटेड होंगे, तो इस पर चर्चा की जाए कि क्या वाकई लीची की वजह से है या दूसरी क्या वजह हो सकती है। मैं आप ही से सुनना चाहूँगा। देखिए, मेरे यहाँ एक दो चीज़ें, आपने बड़ा सही और वैलिड और बहुत प्रासंगिक प्रश्न उठाए हैं। मतलब मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ 2-3 ऐसी बीमारी है जो कि आपको देश के और कोने में नहीं मिलेगा। आपको वहाँ का एक गठिया रोग की मैं विशेषता बताऊँ कि गठिया किसी को भी होता है, वहाँ का गठिया थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। आपको वहाँ गठिया, आपको पैरों में आपको गठिया ऐसे दिखाई देगा जैसे कि पत्थर की तरह जो होता है ना, वो बॉल की तरह निकला हुआ, मतलब उस तरह की गठिया आपको कहीं और दिखाई देगा ही नहीं। इसी तरह से वहाँ एक प्रकार की खांसी होती है जो कि काली खांसी कहते हैं वो लोग, हमारे यहाँ जो आम तौर की बात। अच्छा, उस काली खांसी का इलाज जो है वो सिर्फ ये होता है, अगर डॉक्टर के पास आप जाइए तो वो क्या देता है मैं आपको बताऊं कि वो आपको सोने की जो है ना सिरप दे देगा, जिससे आप पीजिए और आपका दिमाग सुन्न हो गया, आप सो गए। इसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ वही लोग इलाज करते हैं, वहाँ पे लोकल दवा ऐसी होती है जिसके ज़रिए वो लोग जैसे प्याज को गर्म करके उसका जूस निकाल के उसमें कुछ शहद डाल के या कुछ इस तरह की दवाई वाई बना के या कच्चे आम को पका के, तो ये उनका एक देसी नुस्खा जिसके जरिए उस खांसी को ख़त्म किया जाता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने की वजह से इम्यून सिस्टम पर तुरंत प्रभाव डालता है ये इंसेफेलाइटिस का बुखार, जो और उसमें भी ये एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो AES है, जिसको चमकी बुखार कहा जाता है, तो ये उसकी मूल वजह यही है कि 4 से 6 वर्ष के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करा। मेरे साथ स्वच्छ भारत अभियान के एक सदस्य जुड़े हैं, आशुतोष कुमार सिंह, जिनने अपना पूरा यौवन स्वच्छता और कहना चाहिए स्वास्थ्य पर दिया है और इस समय मोदी जी के पूरे इस मिशन से जुड़े हुए हैं। तो उस मिशन भाव को समझते हुए आशुतोष जी, क्या है ये, क्यों आप लगातार इस तरीके का बुखार फैल रहा है पूरे उत्तर बिहार में, और आपके प्रयास वहाँ पर अभी लगता है नाकाफ़ी हैं? अंशुमन जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इसको सिर्फ मुजफ्फरपुर के नज़रिए से या गोरखपुर के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इंसेफ्लाइटिस जो है पूरे देश में है और मेरे पास आंकड़े हैं कि ये देश के 22 राज्यों में फैला हुआ है और 2007 तक के जो आंकड़े हैं उससे 33,729 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में इसको सिर्फ और सिर्फ कभी गोरखपुर और कभी मुजफ्फरपुर के नाम पे यदि हम चर्चा करें तो हमें लग रहा है कि इस बीमारी को हम बहुत कम आंक रहे हैं। इस बीमारी पे पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ न राज्य सरकारों को बल्कि केंद्र सरकार को भी साथ में बैठ करके सभी मंत्रियों को, सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को इस पे आपस में चर्चा करनी चाहिए और तब जाकर के इसका इलाज होगा। आपको मैं एक बात बता दूं इसमें कि ये आज से ये बीमारी नहीं है,
ये 65-66 वर्ष पूर्व भारत में ये डिटेक्ट हुआ। यानी कि 1952 में जिस समय हम लोग पहले लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे, उस समय इस देश में सबसे पहले नागपुर में इंसेफ्लाइटिस के मामला संज्ञान में आया और 1955 में जाकर के ये साउथ में जाकर के डिटेक्ट हुआ कि हाँ इंसेफ्लाइटिस है। उसके बाद से लगातार ये फैलता जा रहा है और हम सोए हुए हैं। ये कोई 5 साल का मामला नहीं है और ना ही ये 9 दिन और 11 दिन का मामला है। यह जो मामला है ये 67 वर्षों का मामला है और 67 वर्षों से जिसे हम ढो रहे हैं, उसके लिए आप कह रहे हैं कि सरकार जग गई है, नहीं जग रही। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार सोई हुई है, सरकार निकम्मी है, सारी सरकारें निकम्मी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्पष्टवादिता के लिए। और आप जिस मिशन और भाव से जुड़े हुए हैं, ये मानवीयता का भाव है, मानवतावादी भाव है। मैं हमारे साथ आशिमा भी हैं, समाज सेवी हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। अभी आपने गोरखपुर का जिक्र किया और वो वक्त आ रहा है जब गोरखपुर में भी ये विभीषिका विशाल रूप लेना शुरू करेगी। तो मैं 15-20 दिन और जी 15-20 दिन और तो मैं आशिमा इज्जत है हमारे साथ, उनसे पूछना चाहूंगा, आशिमा क्या तैयारियां हैं आपकी सरकार की और आपके समाज सेवी संगठनों की? बेसिकली देखिए, समाज सेवी संगठन जो है, इसमें संगठन जो है, इसमें तब तक कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकती है जब तक कि गवर्नमेंट की कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी। और अभी बहुत देर से ये बात हो रही है कि पूर्वांचल में और जो है बिहार में ये बीमारी बहुत फैल गई है। इसमें बीजेपी प्रवक्ता जी ने और इसमें जो स्वच्छ भारत अभियान से जो जुड़े हुए लोगों ने सारी बातें की। तो इम्यून सिस्टम की बात है कि इम्यून सिस्टम लोगों का अगर कमजोर होता है तो कोई भी बीमारी उनको पकड़ती है। तो ये जो बीमारी है ये बेसिकली निचले तबके के लोगों को ज्यादा पकड़ रही है, क्योंकि वो उस जगह पे रहने के लिए मजबूर है, उस गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। इतना बड़ा स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे जो अभियान चल रहा है, जो कि पूरी तरीके से स्वच्छता की तरफ आप खुद देख सकते हैं कि जो स्लम एरियाज है, जो गरीब एरियाज है, जो लखनऊ में भी है इनफैक्ट और बिहार में, और जितने जैसे पूर्वांचल जैसे एरियाज जो कि ऑलरेडी बहुत गरीब तबके के लोग वहाँ ज्यादातर निवास करते हैं, तो उसमें बीमारियां ये ज्यादा फैल रही है। तो सरकार की जो पहले तो स्वच्छता, इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी क्यों कमजोर है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को खाने को कम मिलता है, वहाँ रोजगार नहीं है। वहाँ पे मसला ये है कि वहाँ पे बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, वो स्लम एरियाज में रह रहे हैं, वो गरीबी में रह रहे हैं, वो नाली के किनारे निवास कर रहे हैं। तो जब तक सरकार इन सारी चीजों के लिए अगर चौकन्नी नहीं होगी तो फिर कोई भी चीज बदलाव नहीं लाया जा सकता। जागरूकता अभियान हम फैला सकते हैं, जागरूकता कर सकते हैं कि लोगों के बीच जागरूकता आए कि कैसे लोग सेंसिटिव हो सफाई के लिए। लेकिन सफाई तब करेंगे जब उस एरिया में पानी आ रहा होगा, सफाई तब करेंगे जब वो साबुन खरीदने के लायक होंगे, सफाई तब करेंगे और इम्यून सिस्टम को तब बढ़ाएंगे जब वो अफोर्ड कर सकते हैं। दे आर नॉट अफोर्ड, वो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, मैं समझ गया आशिमा। ऐसे में सरकार को बहुत सारी चीजें, सरकार की नीतियों में कमी है। सरकार बिल्कुल ऐसी नहीं है जो कि उसने अपनी नीतियां पहले से बनाई हो। ये बीमारी अगर 60 में कह रही हूँ 200 सालों से आ रही थी, तो 200 अभी तक जितनी सरकारें रही और जो सरकार दावा कर रही है कि वो लगातार काम कर रही है, वो विकास की तरफ बढ़ रही है, तो उस सरकार ने आने के बाद ये स्ट्रेटजी क्यों नहीं प्लान की कि अगर गर्मी के दिनों में ये बीमारी आएगी तो इसके लिए हमारा क्या वो होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या हम किस तरह से इस बीमारी से निपटेंगे। ठीक है आशिमा, मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा और थोड़ा अपडेट भी करना चाहूँगा। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कल ही अपने पूरे मंत्रालयों के साथ एक बैठक की है और 1 जुलाई से इस AES और इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए एक माह का पूरा कार्यक्रम तय करने का निर्देश दिया है। और बहुत गंभीर नज़र आ रहे हैं वो, क्योंकि खुद भी पूर्वांचल से हैं और पूर्वांचल से उन्होंने आगे भी राजनीति करनी है। और वो जो बात आप से होने के बावजूद पिछले साल इसी तरह की बीमारी गोरखपुर में फैली, ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई, तब भी योगी आदित्यनाथ जी को पता था। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ जी को पता है,
लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अब स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कि अब हम जागरूक करेंगे लोगों को। अब तक क्यों स्ट्रेटेजी प्लान हम नहीं इस की? पर- पिछली बार जिस तरह था अब भी आएगी बीमारी, आशिमा- तो अब उससे लड़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी? आशिमा, एक ब्रेक के बाद हम इसके असली कारणों की पर भी चर्चा करेंगे, जो कुपोषण है, जो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता, सफाई और पोषण से संबंधित सवालों पर हम लोग बात करेंगे और उसमें राजनीति, समाज की भूमिका को लेकर के चर्चा करेंगे। अभी हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बेबाक बहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर बिहार में तेजी से फैल रही एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की वजह से बच्चों की मौतों का मामला, जिसमें अब तक 60 से ज़्यादा बच्चे पिछले 11 दिन में मारे जा चुके हैं। हर 24 घंटे में 8 से 10 बच्चों की मौत हो रही है। अगल बगल के जिले प्रभावित हो चुके हैं और केंद्रीय सरकार ने एक उच्च स्तरीय टीम भेजी मामले का जायजा लेने के लिए। तो आइए देखते हैं इसी सिलसिले में बीजेपी के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी ने क्या बयान दिया। कल मुझे बिहार में था और जानकारी हुई थी तो यहाँ फिर खबर किया गया और फिर कल माननीय मंत्री ने भी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने मीटिंग भी किया और मीटिंग करके तुरंत वहाँ से जो प्रोटोकॉल के हिसाब से वहाँ भेजा गया है, टीम भेजी गई, एक हाई लेवल की टीम। एक तो मॉर्निंग में वहाँ के रीजनल डायरेक्टर और इन लोगों को भेजा गया था, फिर हाई लेवल की एक टीम शाम को वहाँ पहुँच गई है सुबह उसमें से, और आज वो इन्वेस्टिगेशन वहाँ कर रहे हैं। और कल माननीय मंत्री, मैं स्वयं और सेक्रेटरी हम लोग कल वहाँ जा रहे हैं। हमारे पास फिगर आया है, उसमें कुछ एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कम है। कुछ लोग जो लीची का जो बीज होता है और उसको खा लेने के बाद भूखे पेट में उससे कुछ चीनी का मात्रा कम हो जाता है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो हाँ, तो नहीं, आंकड़े जो अभी हमारे पास में आए कुल ये पिछले 15-20 दिनों के अंदर जो हाल में उसमें 37 के आंकड़े। तो आपको बता दें कि बिहार में इस समय जिस तरीके से स्थिति दिखाई दे रही है एक दिमागी बुखार की, जो पहले कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में नज़र आती थी और वहाँ से बड़े दर्दनाक, दिल दहला देने वाले आंकड़े बच्चों की मौतों के हर साल आया करते थे जुलाई से अगस्त के बीच, वही स्थिति दोबारा से बनती दिखाई दे रही है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे और भी साथी हैं। पहले हम देखते हैं कि नीतीश कुमार जी ने इस बीमारी को लेकर के, इस वायरल को लेकर के किस तरह चिंता जताई है। उनका एक बयान अभी हम आपको दिखाते हैं, इसके बाद हम चलेंगे चर्चा पर। जी सर, क्योंकि ये पूरी बीमारी है, जब वर्षा शुरू हो जाएगी तो खत्म। लेकिन गया का जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है वर्षाकालीन वक्त में शुरू होगा और जब जाड़े का समय आ जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम समझते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि ये नौबत नहीं आए, तो ये बताने के लिए 2-4 बात अगर लोगों को आप कहिएगा और सबको ये जानकारी दीजिएगा। और अब आजकल तो हर जगह बिजली पहुंच गई है, तो हर जगह टेलीविज़न भी है, तो उसका भी करिए। और फिर जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग अपना फ़ोन भी देखता रहता है, मोबाइल, उसके माध्यम से भी करिए और समाचार पत्रों के माध्यम से करिए। सर, मुझको लगता है कि इसको ज़रा तेज़ी से करिए और अगला 20 दिन 25 दिन जब तक कि वर्षा नहीं शुरू हो जाती है, इस बीच में तो ये कठिनाई रहे, तो इसके लिए लोगों को जागरूक कर दीजिए। अलर्ट लोग रहेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और अगर कोई कहीं इसके शिकार हो गए तो उनके ठीक से इलाज के लिए प्रबंध, जो आपने इसका जिक्र कर सर। तो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के बिहार में बच्चों पर जो कहर है, उस पर बातचीत के लिए आज हम लोग यहाँ बेबाक बहस में एकत्र हुए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक श्री निरंजन पोद्दार जी भी जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ आशिमा इज्जत जी हैं जो समाजसेवी हैं, और आशुतोष कुमार सिंह हैं जो स्वस्थ भारत अभियान के प्रवर्तक हैं। साथ में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कौशिक जी, सुनील कौशिक जी, और महेश वर्मा जी इस समय हैं, जिनको लेकर के हम अपनी चिंताएं जता रहे हैं और
वो हमारी चिंताओं को स्वीकार भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर पूरी स्थिति पर हम अपने वरिष्ठ संवाददाता जो अमिताभ भूषण जी हैं, जिन्होंने अभी चर्चा की अश्विनी चौबे जी से, उनसे बात करना चाहूँगा। वो चूंकि खुद भी मुजफ्फरपुर से हैं, इसलिए ये जो दुष्प्रचार है यह सच्चा प्रचार है कि लीची खाने से ये AES या दिमागी बुखार, ये चमकी बुखार हो रहा है। तो अमिताभ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या है ये, क्या लीची की वजह से है, चाइनीज़ लीची की वजह से है या शाही लीची की वजह से, मसला क्या है? देखिए अंशुमान जी, ये दरअसल लीची को लेकर सबसे पहले 1990 में शोध में ये बात निकल के आई। अमेरिकन किसी वैज्ञानिक ने शोध किया, हालांकि उस शोध पर भी कई सवाल खड़े हुए उसकी प्रामाणिकता को लेकर के, और वहाँ के किसी जर्नल में वो छपा और उसके बाद से दोबारा वो गायब हो गया और फिर दोबारा से 2015 में वो शोध छपता है और होता है कि लीची की वजह से। अब मैं आपको, जैसा आपने जिक्र भी किया, मैं खुद उस शहर से हूँ जिसको लीची के नाम से लोग जानते हैं, मुजफ्फरपुर। बचपन से हम सब लीची खाते रहे हैं, बागान से लेकर के घर तक। कभी इस तरीके की स्थिति नहीं बनी। एक ये व्यक्तिगत अनुभव तो अलग मसला है, उससे इतर अगर बात कर लें आंकड़ों की, मुजफ्फरपुर में अगर आप देखें तो इस बीमारी का दोबारा जो प्रभाव शुरू हुआ है वो 2014 से है। सर्वाधिक मृत्यु 2014 में, आज से पहले का जो आंकड़ा है वो 2014 का है। 122 बच्चों की मृत्यु हुई थी और उसमें पहले जो 5 पहली मृत्यु है वो दरअसल मई के महीने के बजाय मार्च के महीने में है। लीची का महीना मई, 15 मई के बाद वो टूटने की स्थिति आती है और 5 मई के बाद से वो फल जो है वो लाल होना शुरू होता है और कच्चा फल तो कोई भी नहीं खाता है। और एक शोध और भी है। पहला तो ये है कि लीची के फसल का जो समय है उससे पहले इंसेफ्लाइटिस के बच्चे शिकार हुए और वो अस्पताल में पहुंचे और अस्पताल में संसाधन के अभाव की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद जब लीची पर बात आई तो दूसरा तर्क ये भी लीची के संदर्भ में निकल के आता है कि दक्षिण अफ्रीका में एक ही एक फल है, उसके कच्चे फल को खाने से वहाँ इंसेफ्लाइटिस की बीमारी फैली थी। तो शोध में ये पाया गया कि कच्चे फल में इसकी जो है विषाक्त हो जाने की वजह से, उसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। लीची के संदर्भ में भी पहले शोध में ये कहा गया कि कच्चा लीची खाने से, फिर दोबारा कहा गया कि नहीं पका लीची खाने से। भारतीय डॉक्टरों के अध्ययन दल ने जब शोध किया तो उन्होंने शोध करके ये पाया कि देखिए लीची में, पके हुए लीची में तो मात्रा और भी कम हो जाती है, जिस विषाक्त की बात कही जा रही है तो वो और भी कम हो जाता है और कच्चा फल कोई भी नहीं खाता है। तो ऐसी स्थिति में लीची से इसको जोड़ने के पीछे की एक बड़ी वजह ये है कि उत्तर बिहार की अगर आप बात कर ले तो गन्ना के बाद सर्वाधिक जिस फसल की चर्चा होती है वो लीची की होती है और लीची को इसमें व्यापारिक हित को भी जोड़ रहे हैं वहाँ के व्यापारी। निवेदन करूंगा, समय आज बहुत कम है और आप अपनी बात संक्षिप्त में बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। थोड़ा जल्दी आप विषय को कहें क्योंकि आज बहुत सारे अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं और विषय बहुत गंभीर है। बिल्कुल हम 2-2 पॉइंट पर आज चर्चा करें, वो 2-2, 3-3 पंक्तियों में तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। पहला तो ये है कि लीची से संबंध की जो बात है उसको मुजफ्फरपुर के चिकित्सकों ने, भारत के चिकित्सकों ने खारिज किया है, क्योंकि जो तर्क दिया जा रहा है कि कच्चा लीची और फिर पका हुआ लीची, तो ऐसा नहीं। और अगर ऐसा होता तो बड़ी संख्या में बच्चे, और भी एक परिवार का कोई बच्चा बीमार हो रहा है, दूसरा क्यों नहीं हो रहा है, दोनों वही लीची साथ में खा रहे थे। तो एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि 2014 से 2017 के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, 2014 में 122 बच्चे इसके शिकार हुए थे। 2017 की अगर स्थिति देखें तो मात्र 24 और 2018 में मात्र 4 बच्चे पूरे उत्तर बिहार में, माफ़ करिएगा, इसकी वजह से प्रभावित हुए और उनकी मृत्यु हुई। लेकिन इस साल अचानक से वो संख्या बढ़ गई और अभी स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कल अपने एक बातचीत में मीडिया से उन्होंने कहा कि ये जो पूरी परिस्थिति बनी है सरकारी उदासीनता की वजह से ही। दरअसल क्या है कि इस बीमारी को लेकर के डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि इसका संबंध सीधा सीधा गर्मी से है। जब नमी धरती में कम होती है और तापमान निरंतर जो है वो बढ़ा हुआ होता है तो उस वक्त ये बीमारी प्रभावी होती है। फिर ये भी है कि 3 साल से 8 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे लीची कैसे खा लेंगे और कितना लीची खा लेंगे खाली पेट में? नहीं, ये सवाल तो अब मैं समझ पा रहा हूँ और इन सब पर चर्चा करते हैं कि जो उसके मेडिकल रीज़न है उस पर हम लोग चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, MS लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल से डॉक्टर तिवारी जी, अब वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तिवारी जी से भी हम चर्चा करेंगे कि इसके क्या मेडिकल रीज़न है और क्या रेमेडीज़ हैं।
मैं सबसे काफ़ी डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जापानी बुखार, दिमागी बुखार, ये जो है, जो पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक पैर पसारता आ रहा है, असम में भी इसके वो फुटप्रिंट देखे जा सकते हैं। अन्य 22 राज्यों में हमारे आशुतोष जी ने जो स्वस्थ भारत अभियान से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा 22 राज्यों में इसका असर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये चमकी बुखार क्यों नाम दिया गया? ये जो उत्तर बिहार में सामने नजर आ रहा है और 56 बच्चों की 11 दिनों में मौत हो चुकी है, तो ये क्या कारण आपको लगता है? क्या ये हाइपोग्लाइसीमिया क्या जानलेवा साबित हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया तो एक तरीके से एक शुगर कम होने की स्थिति है, आपका क्या मानना है? देखिए, ये चमकी बुखार जो जानलेवा साबित हो रहा है बिहार में और बाकी प्रदेशों में, ये बेसिकली एक तरीके से एनकेफ्लाइटिस है। एनकेफ्लाइटिस वायरस से भी हो सकती है, और वायरस बेसिकली जापानीज़ भी एनकेफ्लाइटिस है। बच्चों में अगर हम मान के चलें तो मिजल्स फीवर भी एनकेफ्लाइटिस करता है, और अगर हम डॉग बाइट को मान के चलें तो डॉग बाइट भी क्या कहते हैं, ये एनकेफ्लाइटिस कर सकता है। और पिछले साल हमने अपने दिल्ली के अस्पतालों में भी देखा है कि ये डेंगू के बाद भी ये एनकेफ्लाइटिस हो जाती है, और ये बहुत घातक रोग है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा मरीज़ है वो कहता है कि भाई मेरे को 4-5 दिन से बुखार है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, फिर वो बहुत ही तीव्र सर दर्द की कंप्लेन करता है, हेडेक जो कि नॉर्मल पैरासीटामॉल या एस्पिरिन खाने से रिलीव नहीं होता है, और फिर अल्टीमेटली वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है या बेहोश हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको उस मरीज़ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, और भर्ती करके पूरी जांच करनी पड़ती है। जांचों में बेसिकली हम रीढ़ की हड्डी के पानी की जांच करते हैं, एमआरआई ब्रेन का करते हैं, कैट स्कैन करते हैं, उसके हिसाब से हम उसका इलाज करते हैं। तो डॉक्टर पीके तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के। तिवारी जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँ, इसके लिए क्या हम कुपोषण को कुछ हद तक जिम्मेदार बता सकते हैं? क्या वो या 4 से 6 वर्ष की उम्र ऐसी होती जिसमें इम्यून सिस्टम सहज रूप से कमज़ोर होता है? मैं इसको समझना चाहता हूँ कि क्या कुपोषण भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? ये आपने बहुत वाजिब क्वेश्चन पूछा है। कुपोषण एक तरीके से ये बहुत जिम्मेवार होता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो बच्चे माल नरिश्ड होते हैं या प्रॉपर टाइम में वैक्सीनेट नहीं किए जाते हैं, उनको ये बीमारी होती है, क्योंकि कुपोषण के कारण हमारा इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है, और वायरस जो है हमारे ब्रेन पे जल्दी अटैक करता है। कुपोषण एक तरीके से बहुत हद तक इसका जिम्मेवार है। जी, यहाँ मेरे साथ आशुतोष जी जो स्वस्थ भारत अभियान में से जुड़े हैं। आशुतोष जी, आपको एक खुशखबरी दे दूं कि हर साल 2% की दर से कुपोषण कम हो रहा है देश में, बच्चों में, जिस तरीके का अनुपात अभी पिछले दिनों डेटा है, और उसके लिए आप मोदी जी के पोषण अभियान की सराहना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत की स्थिति नेपाल और बांग्लादेश से भी बदतर है, क्या सोचना है आपका? निश्चित रूप से अभी हाल ही में मैं भारत की यात्रा करके लौटा हूं, जिसका विषय भी था स्वस्थ भारत के 3 आयाम, जन औषधि, पोषण और आयुष्मान। पोषण वाला जो पक्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पोषण का एक बात यह भी है कि हम में भोजन नहीं मिल रहा है इसीलिए हम कुपोषित नहीं, हम ज्यादा खा रहे हैं इसलिए भी कुपोषित है। तो इन सारी बातों, वो ज्यादा खाने वाला समाज हमारा आपका है जो शहरों में रहता है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, जो 80% आबादी जो आपके लोकतंत्र में जिता कर लेकिन यहाँ जिसके लिए आप कमिटेड हैं, आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन कुपोषण का जहाँ तक सवाल है, अभी के समय में कुपोषण धीरे धीरे अब वैसी स्थिति नहीं रह गई है जो विगत वर्षों में 70 के दशक में, 80 के दशक में हुआ करती थी, जब हमें गेहूं कहीं से लाना पड़ता था, बाकी तमाम चीजें लाना पड़ता था। आज भोज्य पदार्थ की स्थिति भारत में हर साल कुपोषण से 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत होती है। ये कुपोषण जिसको आप कह रहे हैं ना, मैं इसको कहता हूँ कि यह व्यवस्थागत भ्रष्टाचार से बच्चों की मौत हो रही है, उसको आप कुपोषण का नाम मत दीजिए। यह जो हमारी व्यवस्था है वो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। आप बताइए कि इस देश में कितने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, आप बताइए कि इस देश में कितने फिजिशियन हैं,
आप बताइए कि इस देश में प्राथमिक स्तर पे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे कितने एमबीबीएस डॉक्टर हैं? आप इस बात पे चर्चा कीजिए ना। इसलिए है क्योंकि प्राथमिक स्तर पे हम इंसेफ्लाइटिस हो या छोटी बीमारी हो या जब बुखार हो रहा है जिसमें हमें पैरासीटामोल देने की जरूरत है वो भी नहीं दे पा रहे। जो क्वैक है हमारे गाँव का वो क्या करता है कि पैरासीटामोल के साथ साथ वो मोनोसोफ और तमाम तरह की जो एंटीबायोटिक है बच्चे को दे देता है। बच्चा जन्म नहीं लेता है और उसको एंटीबायोटिक का डोज दे दिया जाता है। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं, उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं, उस पर बात करने की जरूरत है। लगता है इसके लिए और कई सेशन की जरूरत है। मैं निरंजन जी हमारे साथ हैं जिनसे मैं राजनीतिक मंशा पे सवाल पूछ सकता हूं कि ये व्यवस्थागत भ्रष्टाचार क्या है और इसके लिए क्या राजनीतिक व्यवस्था दोषी नहीं है? निरंजन जी। ऐसा है आशुतोष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका चैनल का कि आपने ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, इतना गंभीर मुद्दा आपने आज लेकर के बैठे हैं। और जिस दिन ये समाज के अंदर ये सारी चीज़ें जैसे एक सर्वव्यापी हो जाएंगी, मेरे हिसाब से समस्याएं कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आपने अभी जो सवाल किया कि राजनीतिक व्यवस्था की या राजनीतिक परंपरागत भ्रष्टाचार किया उसकी, देखिए ऐसा है कि इसके अंदर मैं सबसे पहले तो एक चीज़ कहूँगा कि जो हमारी जो समाज है, हमारे समाज के अंदर एक अवेयरनेस की कमी होती जा रही है। क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, आप दवाइयों से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी बीमारी का सही इलाज कारण ही निवारण है। जैसे अभी आप खाने के बारे में बात कर रहे थे, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि लोगों के अंदर भी जागरूकता की बहुत कमी है और जो हमारे पुराने संस्कार हैं उसके अंदर भी ये पाश्चात्य संस्कृति इतना घालमेल कर रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, उड़द की दाल जो है, जैसे हमारे यहाँ दही, 30 सेकंड लगेंगे, दही बड़ा जो है वो हमारे यहाँ परंपरागत डिश है, लेकिन अब उसको उड़द की दाल का दही बड़ा चालू कर दिया। अब उड़द की दाल दही के साथ मिलकर के वो आप मान के चलिए हार्ट के लिए या अपने दिल के लिए वो बहुत बड़ी खतरनाक चीज बन जाती है। लेकिन हर शादी ब्याह के अंदर उड़द की दाल का दही बड़ा बना। तिवारी जी से हम उस पर परामर्श ले लेंगे, तो मैं इस पर अभी मेरे साथ सुनील जी हैं। सुनील जो राजनीति की, अब देखिए 70 साल के अंदर जो हिंदुस्तान जो है ना, आप ये मान के चलिए कि भाई जैसे मोदी जी कहते हैं कि भाई ये हमारे आज के 70 साल पहले भारत को लोग सांप सपेरों का देश कहते थे। लोग कहते थे कि भाई यहाँ के लोग जो है चूहों बिल्ली और सपेरों से खेलते हैं। अब उससे जाकर के आज हम कम से कम इस स्तर पे आए हैं कि आज मान लीजिए आप जैसा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैनल इस चीज पे डिबेट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे राजनीतिक, इसके अंदर राजनीतिक प्रतिबद्धता भी दिखाई दे रही है। और ये जो मशीनरी है जो छलांग मार रही थी। धन्यवाद निरंजन जी। हम इस पर थोड़ा सुनील जी के पास में बहुत समय में आया हूँ। मुझे लगता है सबसे अंतिम टिप्पणी लेनी पड़ेगी क्योंकि पता नहीं कुछ व्यवस्थागत भ्रष्टाचार हमारे भी कार्यक्रम में हो गया जिसकी वजह से सभी लोगों को मैं पर्याप्त समय नहीं दे पाया। हाँ सुनील भाई, आप बताइए कि ये जो कुपोषण है ये भी एक राजनीतिक विषय बनता चला जा रहा है। क्यों ऐसा है? क्या है? रिसोर्सेज का असमान वितरण जिसकी वजह से ये गरीब तबके में, जिस आशिमा ने भी कहा कि ज्यादातर गरीब तबके के लोगों में होता है। तो मैं वही आपसे पूछना चाहता हूं कि गरीब क्या अभिशप्त है पीने के पानी के लिए, इलाज के लिए, जबकि इन्हीं के वोटों से सरकार बनती है। मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग वोट डालने में बहुत कम जाता है, वो ज्यादातर मजे लेता है हमारे आपके साथ टीवी पर बैठ के। तो क्या सुनील भाई, क्या आपका क्या विचार है? त्रिपाठी जी, आपने दो लोगों के बयान दिखाए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के और मुख्यमंत्री के। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जब मीडिया के सामने आते हैं तो उनको आंकड़े तक नहीं पता, वो किसी से पूछ के कहते हैं कितने हैं। दूसरा, कल उनको पता चला और ये अमिताभ जी ने ये बात पकड़ के इसी तरीके से मुझे सूचना भी दी थी। उनको कल पता चला 10 दिन बाद, और वो कल पता चलने के बाद कल जाएंगे। देखा आपने बयान कि कल जाएंगे हम। दूसरा, हमने वहां टीम भेज दी है। दूसरा, आपने मुख्यमंत्री का बयान देखा, उन्होंने कहा प्रचार प्रसार की कमी थी। और ये मीडिया आपका दायित्व बनता है कि हमने बिजली पहुंचा दी है, घर में टीवी लग गई है, कि आप इतना बताइए कि जनता आप खुद जागरूक। सरकार की कोई महत्ता नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि यदि ये रोग इन मई के माह में आता है, ठीक है कि नहीं, तो सरकार की तरफ से क्या जिम्मेदारी बनती है प्रचार प्रसार करके कि उनको जागरूक किया जाए। मीडिया की जिम्मेदारी है। तो ये इतने वरिष्ठ पदों पर बैठे, मुख्यमंत्री ने अभी दौरा भी नहीं किया वहां जाकर के। तो ये जो आप भ्रष्टाचार की और उस राजनीतिक व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। मैं आशिमा से इस मामले में सुनील भाई एक बार पूछ लूं कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। क्या इस वर्ष भी वही उसी तरह के दुख भरे दृश्य सामने आएंगे टेलीविजन पर जिस तरह हर बार पूर्वांचल में नजर आते हैं? क्या तैयारी है? जो तैयारी मैंने बताई और जो असलियत है कुपोषण की पूर्वांचल में या स्वच्छता अभियान पर, उस पर अभी थोड़ा और वो प्रकाश डालें तो बेहतर होगा।
बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है या जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, आप खुद सुन सकते हैं कि वो इतने गंभीर मुद्दे को लेकर के वो बात दही बड़े तक ले आए और पाश्चात्य शैली तक ले आए। तो पाश्चात्य शैली की जहाँ तक बात करें तो अगर वो पहले की जो हम बात करते हैं, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा है। आप गलत बयानी कर रही हैं। आप गलत बयानी कर रही हैं। अगर वही चली आती और मेडिकल एडवांस नहीं होता तो फिर हम अभी किसी तरह की भी जो बीमारियां है उसकी खोज कैसे कर पाते और मेडिकल और एडवांसमेंट उसका कैसे होता है। सबसे पहली बात मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आशिमा जी। दूसरी चीज ये कि जो गंदगी है जो तो आप हाँ आशिमा जी, मैं आपको यहाँ पर बीच में व्यवधान डाल करके मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ महेश वर्मा जी हैं, जिनसे मैं पूछ लूँ कि जो बिहार में जो स्वच्छता अभियान की स्थिति है उसको लेकर के वो कुछ प्रकाश डालेंगे, क्योंकि कहने को 99% कवरेज है कि यहाँ पर वो खुले में शौच की समस्या खत्म हो गई है, लेकिन वर्तमान स्थिति है कि खुद पटना में 27% से ज़्यादा कवरेज नहीं है। तो स्वच्छता अभियान में जब खुले में शौच की कार्यक्रम की ये स्थिति जो प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, तो बाकी स्वच्छता अभियान और कुपोषण पे चर्चा करना क्या वाजिब होगा? महेश भाई बताएंगे आप? नहीं, ये आशिमा जी का जो बयान है उससे जागरूकता तो बढ़ सकती है और अच्छी बात है कि जो वो बात कह रही हैं एक समाज सेविका के नाते, वो अच्छी बात है और उससे एक जन जागरण हो सकता है। लेकिन उनकी इस बात से मैं असहमत हूँ कि किसी भी बीमारी का जड़ जो है, गरीबी तो एक अपने आप में ही बीमारी है, ठीक है ना। तो आप अगर ये कहिए उसके आड़ में कि बीजेपी ऐसे है बीजेपी वैसे है, तो किसी का शिकायत करना, किसी का आलोचना करना बहुत आसान है। लेकिन आप एक समाज सेविका हैं, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समाधान आप कैसे उसका एक अच्छा दे सकती हैं। आपका सुझाव, सलाह और आपका फीडबैक जो है ना, किसी भी सिस्टम को, किसी भी व्यवस्था को मजबूती और शक्ति प्रदान करती है। आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, बोलने से पहले सोचने की जरूरत है आपको। आप उसको लेके एक अराजक स्थिति क्रिएट करने की कोशिश करने की कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पे ये है जैसे उन्होंने कहा काली खांसी, गठिया। चलिए छोड़िए नहीं, वो प्रसंगवश चर्चा करे थे आशिमा वो प्रसंगवश चर्चा थी। समय पूरा हो चुका है। मैं आशुतोष जी से अंतिम 15 सेकंड में टिप्पणी लेके यहाँ समाहार करना चाहूंगा। आशुतोष जी अपनी बात जल्दी से। बस जाते जाते मैं यह पूछना चाहता हूँ देश की सरकार से, केंद्र सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री और मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री, उनसे, अश्विनी चौबे जी से भी, कि कब तक आप लोग इंतजार करेंगे? जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि 67 वर्षों की बीमारी है और अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो ये तकरीबन 130 वर्षों की बीमारी है। तो क्या अब भी यही कहा जाएगा कि लीची के कारण बीमारी हो रही है? मैं सबका बहुत कृतज्ञ हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर आप लोग एक बार और मौका देंगे तो हम इस विषय पर और विस्तार से चर्चा कर पाएंगे, और आवश्यक भी है इसी के माध्यम से कुपोषण, स्वच्छता अभियान और सारी चीज़ों का एक सोशल ऑडिट करने का हमें मौका मिलेगा। अमिताभ जी भी हमसे जुड़े थोड़ा विलंब से, जिसके लिए मैं उन्हें भी कृतज्ञता से धन्यवाद करूँगा। और आज सिर्फ बेबाक बहस में इतना ही। कुल मिला करके पर स्थिति एकदम स्पष्ट है कि इन बच्चों की मौतों के लिए जो गरीब तबके में ज़्यादातर जिस तरीके से मौतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कुपोषण, प्रोटीन की कमी या रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी एक बड़ा कारण है, जिसको हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ साथी और एमएस हैं जो लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पीके तिवारी जी, उन्होंने भी इस चीज़ पर प्रकाश डाला। तो ऐसी स्थितियों में ये ज़रूरी है कि लोकतंत्र को जो लोग बनाते हैं, जो लोकतंत्र को स्थापित करते हैं और पूरे देश में सत्ता हाथों में सौंपते हैं, वो भोली भावप्रवण जनता आज भी बुनियादी ज़रूरतों, शिक्षा, स्वास्थ्य और जैसी ज़रूरतों के लिए आज भी हाथ फैलाए बेबस होकर लाचार देखती है और हम उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। आज सिर्फ इतना ही बेबाक बहस में, फिर हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।